Welcome everyone. Now let's do another 5 questions of 2015 question paper, paper 1. This question is asking you discuss the role of a Calvinist ethic in development of capitalism. तो Calvinist, one is 8 a second. Okay, okay. Discuss the role of Calvinist ethic इन डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। तो यहाँ पे हमें ये पता है ये मैक्स वेबर ने दिया था इन सैमुअल वर्क में, तो हम इसको इस वे में ना लिखते हुए जनरली मेजॉरिटी जो पास पेपर्स वाली जो बुक आती है उनमें इस तरह से दे रखा है, तो इस तरह से ना हमें याद नहीं रहता उतना, पॉइंट वही लिखे हैं बट हमें ना उतना याद नहीं रहेगा, उतना हम मेमोराइज नहीं कर पाएंगे, कुछ पॉइंट याद रह जाएंगे। इट्स बेटर टू राइट इन दिस द वे आई हैव गिवन हियर। तो यहाँ बोलते हैं कि मैक्स वेबर इन सैमुअल वर्क, वही चीज़ ली हमने, मैक्स वेबर इन सैमुअल वर्क द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एग्जामाइन करते हैं एंड द कल्चर ऑफ रूट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म यहाँ पे स्टार्ट होता है। उन्होंने फिर आर्ग्यू किया कि आर्ग्यूड दैट Calvinist Protestantism, particularly Calvinism, played a very crucial role, तो इन्होंने काफ़ी क्रूशल रोल प्ले किया था और इन शेपिंग अ कैपिटलिस्ट ईथोस इन वेस्टर्न यूरोप। फिर हम तीसरी बात बोलेंगे, कैल्विनिज्म taught the doctrine of the predestination and the belief that only a few are chosen for the salvation and this created a psychological insecurity। जब इस तरह से हम बोलेंगे कि few ही चूज किए जाते हैं salvation के लिए, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से psychological insecurity राइज हो जाती है। और फिर हम फोर्थ पॉइंट बोलेंगे, टू कोप with this anxiety the followers began seeking sign of salvation through the success in the worldly life। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोलेंगे, दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू वर्क, तो इसकी वजह से न्यू वर्क एथिक इमर्ज होता है, मार्क्ड बाय द डिसिप्लिन, फ्रुगैलिटी एंड हार्ड वर्क एंड रेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, जहां पे ट्रेड्स वर अलाइनिंग विद द कैपिटलिस्ट बिहेवियर, कैपिटलिस्ट के बिहेवियर से ट्रेड पूरे अलाइन कर जाते हैं। और फिर हम बोलेंगे सिक्स्थ में, द कॉलिंग और द बिरफ एज अ वेबर बोलते हैं कि कॉल्स इट सेक्रेलाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इन्होंने सेक्रेलाइज कर दी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, एंड मेकिंग अ प्रॉफिट, मेकिंग अ मॉरल ड्यूटी, तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी क्या है कि अगर आपकी कंपनी प्रॉफिट करे, दैट इज व्हाट योर मॉरल ड्यूटी। एंड अनलाइक द कैथोलिज्म जहाँ पे विच व्यूड वेल्थ विद अ सस्पिशन एंड कैल्विन इज एनकरेज, तो यहाँ पे इस वाली थ्योरी ने क्या बोला था कि वेल्थ को सस्पिशन से देखते थे, एंड यहाँ पे दिस कैल्विनिज्म एनकरेज इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट हो गई, सेविंग हो गई, री इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गई, एंड हॉलमार्क ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। फिर वेबर एम्फसाइज करते थे इलेक्टिव एफिनिटी, जिसमें हम देखते हैं कि बिटवीन द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द कैपिटलिज्म, एंड ही डिड नॉट क्लेम कैजुअलिटी बट कोरिलेशन, बट यहाँ ये कैजुअलिटी क्लेम नहीं करते बट की बोलते हैं कि इस दोनों के बीच में क्या है, कोरिलेशन है। तो हम आगे देखेंगे, आगे वो क्या नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, द आइडियोलॉजिकल चेंज आ जाता है यहाँ से, आइडियोलॉजिकल चेंज प्रीसीड्स इंस्टीट्यूशनल कैपिटलिज्म स्पेशली इन इंग्लैंड, जर्मनी एंड द नीदरलैंड। फिर हम करंट के एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि अभी हम इंडिया में देख रहे हैं कि मॉडर्न इंडिया जो रिफ्लेक्ट करता है सिमिलर एथिक को, जहाँ पे वैल्यूइंग थ्रिफ्ट हो रहा है, री इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, मेरिट बेस्ड सक्सेस हो रही है, तो मेरिट बेस्ड जैसे जिस भी इंसान के नंबर मार्क्स ज़्यादा आए उसको हम रिक्रूट करते हैं, इंस्टेड ऑफ जिसको नॉलेज ज़्यादा है, क्या पता उस दिन नहीं परफॉर्म कर पाया वो, तो हम उसको तो रिक्रूट नहीं करते हैं। तो सेम इज लाइक जो आज की डेट में रिलेवेंट है इंडिया में, तो हम यहाँ बोलेंगे पॉलिसीज लाइक कौन सी पॉलिसीज अभी चल रही हैं, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं हम इसके जरिए, एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिग्नल क्या दे रहा है कि कल्चर ये पूरा का पूरा इसने कल्चर को एम्ब्रेस कर दिया है और कैपिटलिस्ट स्प्रिट दे दिया इसमें, दो नॉट रिलीजियसली रूटेड, हालांकि रिलीजियसली रूटेड नहीं है। फिर हम कंक्लूजन बोलेंगे कि वेबर एनालिसिस हाईलाइटिंग हाउ religious values can shape economic structure, offering a multi-dimensional understanding of capitalism beyond pure materialism। तो beyond pure materialism से हम क्या मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग लेते हुए कैपिटलिज्म को beyond pure materialism से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, वेबर ने बोला यहाँ पे हाईलाइट करेंगे कि हाउ रिलीजियस, किस तरह से कि रिलीजियस वैल्यू कैन शेप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अभी जैसे रिलीजियस वैल्यूज क्या है, शेप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे जितने बाबा वगैरह हैं ये क्या है, रिलीजियस सेमिनार्स वगैरह चला रहे हैं और ये सत्संग वगैरह हो रहे हैं, तो यहाँ पे लोग ये चार्जेबल होते हैं, तो इससे क्या इकोनॉमिक वेलफेयर, इकोनॉमिक एक्टिविटी राइज हो रही है, एक तरह का नया तरह का प्रोफेशन अभी हमने देखने को मिल रहा है, बाबा कल्चर। तो ये भी एक तरह से शेप कर रहा है, रिलीजियस वैल्यू ही है, वही सब बता रहे हैं जो आपके ग्रंथों में लिखा हुआ है, और वो उसको प्रचार कर रहे हैं, उसी का बता रहे हैं, और उसके थ्रू वो अर्न कर रहे हैं। जितने भी बाबा हमने देखे सारे वेरी रिच है, तो वो उस तरह से याद कर लो, बस माइंड में जाना चाहिए ताकि आप एग्जाम हॉल में इसको रिकॉल कर पाओ। व्हाई आई एम टेलिंग दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज सो दैट यू विल बी एबल टू रिकॉल व्हाइल राइटिंग इन एग्जाम कि यार मैम ने ऐसे बोला था, यार इट्स वेरी नाइस, फाइनली आई रिमेंबर इट। तो सिंपल पॉइंट्स हैं, इजी बनाओगे क्वेश्चन को, काफ़ी इजी रहेगा याद करना। और ये ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछता कभी यूपीएससी, वो डिफरेंट वे में पूछ लेगा, पर पूछेगा ज़रूर
क्योंकि पास पेपर से मेंस में काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, बट नॉट इन सेम डायरेक्ट टू सेम क्वेश्चंस, बट कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जामाइन द प्रॉब्लम्स ऑफ मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड द वैल्यू न्यूट्रलिटी इन द सोशल साइंस रिसर्च। अब ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात कर रहा है। आर क्या है, ये हमारे सोशल साइंस के कोर हैं, कोर आइडियल्स हैं, जिसमें हम एम करते हैं अनबाइज्ड एंड क्रेडिबल फाइंडिंग्स के लिए। हाउएवर इसको अचीव करना, दीज आइडियल्स इज फ्रॉट विद द चैलेंजेस। तो यहाँ हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। फिर हम आगे बोलेंगे रिसर्च क्या है, हमारी ज़्यादातर बायस दिखने को मिलती है, रिसर्च बायस, पर्सनल बिलीफ, क्योंकि उसके साथ में हम हमारा सोशल साइंस में कोई एक पैरामीटर तो होता नहीं है जिसके बेस पे हम नापेंगे। जैसे साइंस में होता है कि हाँ दिस इज लाइक इतना सॉल्यूशन है आपकी एक्वा सॉल्यूशन है, इतनी सॉल्यूशन आपकी सॉलिड सॉल्यूशन है, तो ऐसा यहाँ तो कोई पैरामीटर होता नहीं है। तो यहाँ हमारे पर्सनल बिलीफ हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, बैकग्राउंड्स हैं, अनकॉन्शियसली ये क्या है, अनकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस करती हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में। तो यहाँ एक पर्सन है, मैं और आप, हम दोनों बैठे हैं और दोनों के अंदर हमारी पर्सनल थिंकिंग डिफरेंट है, और एक सेम कॉन्सेप्ट है, हमारी पर्सनल थिंकिंग डिफरेंट है। तो वो एक तरह से हम जो डेटा फाइनल में आउटपुट निकाल रहे हैं, डेटा को पूरा फ्रेम कर रहे हैं, तो उसमें वो झलकेगा। तो दैट्स द थिंग। तो इसलिए बोलते हैं कि जो रिसर्च है यहाँ पर सोशियोलॉजी में या सोशल साइंस में, ये मेजॉरिटी क्या हो जाती है, रिसर्च बायस हो सकती है। कैसे कि हमारे पर्सनल बिलीफ रिसर्च में आ जाते हैं, एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, हमारे बैकग्राउंड, हम जैसे सपोज किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, बैकवर्ड से आ रहे हैं या फिर अपर सेक्शन से आ रहे हैं, एलीट फैमिली से आ रहे हैं। तो हमें सपोज हम एलीट फैमिली से आ रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि हाँ बस सफरिंग क्या होती है, हमने कभी देखी नहीं, हमने कभी नोटिस नहीं की है, तो हमें वो पता ही नहीं है, तो वी डोंट नो। तो हम बोलेंगे नहीं, इंडिया इज़ वेल ग्रोन, इंडिया में पॉवर्टी है नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो बस पेपरों में दिखती है, हमने तो देखा ही नहीं है। वहीं एक बच्चा है जिसने देखा है, जो इस तरह से आगे बढ़ रहा है, फिर उसने पढ़ाई करी स्ट्रगल के साथ में, हिल से नहीं यार दोस्त ऐसी बात नहीं है, ये तो है। तो ये चीज़ इस तरह से रिसर्च हमारी बायस हो जाती है, हमारे पर्सनल बिलीफ उसमें घुस जाते हैं। तो दैट फॉर एग्जांपल रिसर्चर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड जो होता है मे बायस देयर एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज। अब किसी इंसान को लग सकता है कि टेक्नोलॉजी इतनी रिलेवेंट नहीं है, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी में कुछ कुछ चीज़ों को देखें, और कोई बोला नहीं ओवरऑल एनहेंसमेंट ज़रूरी है टेक्नोलॉजी में, आपको सब कुछ आना चाहिए। लाइक फ्यूचर में क्या है, सभी जगह टेक्नोलॉजी चलेगी, तो जब हम ई कॉमर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, हर जगह हम टेक्नो फ्रेंडली बन रहे हैं, तो और हम टेक्नोलॉजी से पीछे हो जाएं, तो दिस इज़ लाइक एक बच्चा बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसे भी सर्वाइव हो सकता है, हम फार्मिंग को हम नेचुरल तरीके से करेंगे, तब भी हम फार्मिंग में हम आराम से बहुत अच्छा एक्सपोजर ले सकते हैं। दूसरा बोला नहीं नहीं टेक्नो फ्रेंडली बना के हम यहाँ पे अच्छा आउटपुट ले सकते हैं, हम देखेंगे कि ज़मीन में किस चीज़ की वैल्यू है, कौन सी क्या चीज़ है जो हम यहाँ ग्रो करने से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, हम रिसर्च करेंगे पूरी। पर वो दूसरा नहीं बोल रहा, क्योंकि दोनों के एजुकेशन बैकग्राउंड्स डिफरेंट है, दोनों की थिंकिंग डिफरेंट है, दोनों के थॉट्स डिफरेंट है, दोनों की क्या आइडियोलॉजी डिफरेंट है। तो इस तरह से क्या होगी, हमारी रिसर्च क्या है, बायस हो गई। नेक्स्ट में हम देखेंगे कल्चरल एंड द कंटेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस। अब जैसे कल्चर कैसे इसमें इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि रिसर्च हमने कोई क्वेश्चन दिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फॉर इंस्टेंस हम देख सकते हैं कि कलेक्टिविस्ट वर्सेस इंडिविजुअलिस्ट पर्सपेक्टिव्स कैन कलर सोशल एनालिसिस। तो ये सोशल एनालिसिस को कलर कर सकते हैं कैसे, रिसर्च आर शेप्ड बाय द कल्चरल कंटेक्स्ट। रिसर्च हमेशा कल्चरल कंटेक्स्ट के बेस पे हम फ्रेम करते हैं, विच कैन अफेक्ट व्हाट, फ्रेमिंग ऑफ रिसर्च क्वेश्चन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब मेथोडोलॉजिकल चॉइसेस अगर देखते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो डिजाइन एंड इन द मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च कैन इंट्रोड्यूस बायस, हाउ लीडिंग अ क्वेश्चन और क्वेश्चंस और सेलेक्टिव सैम्पलिंग में स्क्यू रिजल्ट। सेलेक्टिव सैम्पलिंग हमने करी, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, फ्यू को छोड़ दिया, तो उससे क्या है, ये स्क्यू कर सकता है रिजल्ट को, एज सीन इन पुअरली कंस्ट्रक्टेड सर्वे। तो इस तरह से पुअरली कंस्ट्रक्टेड सर्वेस को हम क्या बना सकते हैं मेथोडोलॉजिकल चॉइसेस के बेस पे। फिर नेक्स्ट बोलेंगे इंटरप्रिटेशन एंड द लैंग्वेजेस। इंटरप्रिटेशन लैंग्वेज में कैसे हो गया, द यूज ऑफ वैल्यू लेडन लैंग्वेजेस और सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा कैन कॉम्प्रोमाइज, उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है किसका, न्यूट्रलिटी का, लाइक इलीगल इमिग्रेंट्स वर्सेस अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स। बहुत से पैसे भी लोग हैं जो जिनके पास जिन्होंने कभी डॉक्यूमेंट्स, जैसे ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोग, उनको क्या पता, जंगलों में रहने उनको पता ही नहीं है, दूर दराज वहाँ लाइट ही नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है, उनको नहीं पता जीवन कैसे जिया जाता है, या फिर मतलब जीवन के बारे में मतलब उतना पता ही नहीं, वो अंदर ही रहते हैं, उनको नहीं पता, स्कूल्स वगैरह आसपास है ही नहीं, तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। तो हम उनको भी क्या ट्रीट करने लग जाते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स ट्रीट करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में हम क्या मानते हैं, सबूत मांगते हैं, उनके पास कोई सबूत है ही नहीं बताने के लिए कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है, वो यहीं के हैं। तो इस तरह से इलीगल माइग्रेंट और अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल इमिग्रेंट्स और अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट क्या है, इन्फ्लुएंस कर देते हैं परसेप्शन को। नेक्स्ट में एक्सटर्नल फैक्ट इन्फ्लुएंसेस क्या हो सकते हैं, फंडिंग सोर्सेस हम देखेंगे, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर में सबटली डायरेक्ट रिसर्च एजेंडास, जैसे किसी ने मुझे पर्टिकुलरली इतना इन्वेस्टमेंट दिया है टू रन माय कंपनी, पोटेंशियल मतलब क्या है, वो बोला है कि मुझे आउटकम यही चाहिए, मेरा मेन गोल है कि मुझे इस सोसाइटी में से ये जो मिडिल क्लास है इसी के लिए प्रोडक्ट बनाना है, तो उसने मुझे फंडिंग दी है, मुझे बनाना पड़ेगा। सो व्हाट, दिस इज हाउ फंडिंग इज मेकिंग मी लाइक करप्ट इन माई
लाइक मैं एक कंपनी हूँ तो मुझे क्या है, सभी का ध्यान रखना चाहिए ना, सभी के लिए बनाना चाहिए, लोअर हो अपर हो किसके लिए। तो या वो मुझे क्या बोला, यू विल ओनली फोकस ऑन मिडिल क्लास बिकॉज दिस इज द क्लास विच इज एस्पायरिंग क्लास, यू फोकस ऑन दिस क्लास ओनली, डोंट मेक एनी प्रोडक्ट फॉर द लोअर क्लास, डोंट मेक एनी प्रोडक्ट फॉर द अपर। कितने लोग खरीदते हैं वहाँ पर। तो सेम वे, तो इस तरह से क्या हो गया, फंडिंग जो मुझे मिली है उससे फंडिंग सोर्स और द इंस्टीट्यूशनल प्रेशर, तो इस तरह से यहाँ फंडिंग सोर्स का प्रेशर बन गया, मुझे इंस्टीट्यूशनल प्रेशर बना दिया मेरे ऊपर। तो मैंने क्या किया, उस तरह से मैं क्या होगी, बायस्ड आउटकम लेकर आ गई। सच एज फार्मास्यूटिकल कंपनी इन्फ्लुएंसिंग ड्रग्स, तो क्या कर रही है, ड्रग्स की स्टडीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। नेक्स्ट, गिनी चुनी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो हमारी फार्मा में बहुत ही गिनी चुनी कंपनी है इंडिया में, जो पूरी मार्केट को ऑक्यूपाई करती जा रही है। एथिकल डिलेमास इन स्टडीज शो इन्वॉल्विंग अ सेंसिटिव इशूज, एथिकल ऑब्लिगेशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं with a strict neutrality such as when documenting human rights abuses। इसमें हम नेक्स्ट में कंक्लूजन करेंगे। while perfect objectivity is unattainable, तो परफेक्ट ऑब्जेक्टिविटी क्या है, अनअटेनेबल है, ये अनअचीवेबल है। इट्स नॉट लाइक कि हो सकता है, मिल जाएगा, मे बी मेरे नज़रिए से कुछ और परफेक्ट होगा, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और परफेक्ट हो सकता है। अवेयरनेस ऑफ दीज चैलेंजेस एंड ट्रांसपेरेंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ पोटेंशियल बायसेस कैन एनहेंस द क्रेडिबिलिटी, तो ये क्रेडिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी को ऑफ द सोशल साइंस रिसर्च में पूरा क्या कर सकती है, बाय पोटेंशियल बायस दिखा सकते हैं, कैन एनहेंसमेंट दे सकती है। तो हमने इसमें क्या क्या डाले, पॉइंट डालिए हमने ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे, क्या बोला, मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड सोशल साइंस रिसर्च में क्या क्या जरूरी है। पहला हमने देखा ऑब्जेक्टिविटी वैल्यू न्यूट्रलिटी क्या है, कोर आइडिया है सोशल साइंस के रिसर्च के। एम क्या है, अनबायस्ड एंड द क्रेडिबल फाइंडिंग के बीच, क्रेडिबल फाइंडिंग होनी चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, एम हमारा यही है। हाउएवर ये अचीव करना, दीज आइडियल्स क्या है, फ्रॉट विद द चैलेंजेस, दीज आइडियाज आर फ्रॉट विद द चैलेंजेस। आगे हमने लिखा है कि रिसर्च बायस क्यों हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि रिसर्च बायस हो सकती है, तो हमें इस पर काफी ध्यान देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर्स एग्जाम्पल डाला उसके साथ में। नेक्स्ट हमने डाला कल्चरल कंटेक्चुअल इन्फ्लुएंस, तो इसमें भी हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल डाला। मेथोडोलॉजिकल चॉइसेस डाली, अगेन इसमें एग्जाम्पल डाला। इंटरप्रिटेशन एंड द लैंग्वेजेस डाली, इसमें भी एग्जाम्पल डाला हमने। नेक्स्ट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस डाले, इसमें भी एग्जाम्पल डाला। एथिकल डिलेमा बोले तो यहाँ भी हमने एग्जांपल्स डाली। फिर हमने कंक्लूजन किया वे फॉरवर्ड पूरा पॉजिटिव अप्रोच के साथ में, और उसके हमने बोला कि एनहेंस कर सकता है क्रेडिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द सोशल साइंस रिसर्च। तो इस तरह से हमने पूरे आंसर को काउंटर अटैक किया, डिकोड किया, और एक एक पॉइंट में एक एक एग्जाम्पल्स दिए। इस तरह से जब एग्जामिनर हमारे आंसर को देखेगा तो उसको यार इसने करंट से काफ़ी रिलेवेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं। एंड दिस इज हाउ इन सोशियोलॉजी करंट अफेयर हेल्प करता है। आपको कोई कहीं बाहर से नहीं लाना, वट एवर यू आर थिंकिंग वही सब आइडियोलॉजी पे, मेथोडोलॉजी पे, सोशियोलॉजी एज ए साइंस पे बहुत सारे एग्जांपल्स अब तक आपने बहुत पढ़े होंगे कहीं भी, और बहुत सारे अपने मतलब ब्रेन को यूज करते हुए एक्टिवली रिकॉल करते हो, बस कोट कर दो, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ एंड सोसाइटी, वेट अ सेकेंड, सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन बॉन्ड, एग्जामाइन द स्टेटमेंट ऑफ मेड। यहाँ जॉर्ज हर्बर्ट मेड बोलते हैं कि असर्शन दैट सेल्फ सोसाइटी आर ट्विन बॉन्ड हाईलाइटिंग द इनसेपरेबल, तो इनका क्या है, क्या किस चीज को हाईलाइट करें, इनसेपरेबल रिलेशन बिटवीन सेल्फ एंड सोसाइटी को। तो यहाँ ये बोलते हैं बिटवीन द इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड द सोशल कंटेक्स्ट के बारे में। तो यहाँ हमने सबसे पहले पॉइंटर हम डालेंगे सोशल नेचर ऑफ द सेल्फ। सोशल नेचर क्या है, मेड यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं, अकॉर्डिंग टू मेड, अपने हिसाब से नहीं है, मैं आर्ग्यू दैट द सेल्फ इमर्जेस थ्रू द सोशल इंटरेक्शन। सेल्फ कैसे इमर्ज होता है, सोशल इंटरेक्शन से, एंड स्पेशली वाया कम्युनिकेशन एंड रोल टेकिंग। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन डेवलप सेल्फ अवेयरनेस बाय इमिटेटिंग सिग्निफिकेंट अदर्स। चिल्ड्रंस कई बार ना सेल्फ अवेयरनेस कैसे डेवलप करते हैं, बाय इमिटेटिंग सिग्निफिकेंट अदर्स। तो सिंबॉलिक आगे हम देखेंगे, सेल्फ नेचर हमने देखा पहला, सोशल नेचर ऑफ सेल्फ कैसे इवॉल्व होता है, मेड आर्ग्यू करते हैं कि स्पेशली कैसे इंटरेक्शन के जरिए, जहाँ पे स्पेशली वाया कम्युनिकेशन एंड और रोल टेकिंग, किसी भी तरह का हमने सपोज कोई रोल दिया, मिमिक्री हो रही है, स्कूल में मिमिक्री कंपटीशन है, तो यहाँ बच्चे क्या है, एक एक्टर्स की मिमिक्री कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस की, तो उस तरह से वो क्या सीख रहे हैं, इमिटेटिंग डिफरेंट सेल्फ अवेयरनेस प्रोग्राम रन कर रहे हैं। सपोज हमने बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एनवायरमेंट को बचाओ, पेड़ नहीं काटो, तो यहाँ क्या है, सेल्फ अवेयरनेस बच्चों के अंदर में डाली जा रही है इस तरह से। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पे यूज ऑफ सिंबल, जैसे मैप में हमने देखा सिंबल्स होते हैं मैप के अंदर में, लैंग्वेजेस डिफरेंट भाषाओं के डिफरेंट। अब क्या है, हमें भाषा सारी नहीं आती है, बट हमें क्या है, मैप में क्या हमें पता है ये चर्च होता है, इसका साइन रोड होता है, ये साइन ये होता है, तो हमें क्या है पता है, हम मैप रीड कर सकते हैं विदाउट नोइंग ऑल लैंग्वेजेस। तो यहाँ क्या है, यूज ऑफ सिंबल एंड लैंग्वेजेस एंड सोशल इंटरेक्शन इन सेंट्रल टू सेल्फ डेवलपमेंट। तो यहाँ पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम द पीयर शेप सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब क्या है, मैं आपसे बोल रही हूँ कि वट एवर आई हैव टॉट यू गिव मी द पॉजिटिव फीडबैक। तो ये जब आप फीडबैक दोगे तो इससे मेरी जो टीचिंग स्किल है ये और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगी, मैं अपने वीक एरियाज पे फिर काम करूँगी।
सोशलाइजेशन। अब हम सोशलाइजेशन देखेंगे तो सोशलाइजेशन में यहाँ बोलते हैं थ्रू द सोशलाइजेशन इंडिविजुअल इंटरनलाइज, तो इंडिविजुअल इंटरनलाइज कर देता है सोसाइटल नॉर्म्स को एंड वैल्यूज को, जहाँ वो फॉर्म करता है देयर आइडेंटिटी। लाइक स्कूल्स एंड फैमिलीज आर द की एजेंट्स ऑफ इन दिस प्रोसेस। स्कूल और फैमिली क्या है, की एजेंट्स है इन दिस प्रोसेस। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, रोल टेकिंग एंड आई एंड द आई एंड मी। आई एंड मी, तो मैं डिस्टिंग्विश करते हैं बिटवीन द स्पॉन्टेनियस आई जो मैं एंड द सोशलाइज्ड मी जो मैं सबके साथ घुल मिल जाती हूँ। दैट इज व्हाट इलस्ट्रेटिंग द डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन, ये एक तरह का डायनेमिक इंटरप्ले उसको बीच में इलस्ट्रेशन करते हैं इंडिविजुअल इंपल्सेस एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। अब मेरी अपनी इस एक्सपेक्टेशन कुछ और ही होंगी, बट एक सोसाइटी को मेरे से एक्सपेक्टेशन कुछ और होगी ना, मेरे सारे दोस्तों को सभी को उनको क्या है डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होगी, वहीं मेरी अपने से एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होगी। तो इस तरह से क्या है सोसाइटल एक्सपेक्टेशन को शेप कर देता है। लुकिंग ग्लास सेल्फ, नेक्स्ट पॉइंट हमने डाला इंडिविजुअल फ्रॉम अ सेल्फ फॉर्म क्या कर देता है, इंडिविजुअल जो होता है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट को बेस्ड on how they believe other perceive them as described by the Cooley's looking glass self। फीडबैक हमने क्या दिया, हमने आगे देखा कि फीडबैक लूप से यहाँ स्टार्ट होता है। फीडबैक लूप में हम बोलेंगे कि ऑन गोइंग सोशल फीडबैक, ये क्या करते हैं, रिफाइन द सेल्फ, रिफाइन कर देते हैं। जैसे हम सोशल, जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वट एवर द आई एम टीचिंग यू, आपको इसमें जो भी कमियाँ लगती हैं यू कैन जस्ट पेन इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो इससे क्या लगेगा कि मेरे अंदर जो भी मैं इसमें गलतियां कर रही हूँ, जो भी मैं मुझसे कोई गलती हुई है, या मैं आपको लगता है कि मैम आप इससे और अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हो और अच्छे तरीके से बता सकते हो, तो आपको नहीं कुछ या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ डिफरेंट वे। तो इससे क्या होगा कि आपके जो सोशल फीडबैक है, इससे क्या है मेरा सेल्फ रिफाइन हो रहा है एज सीन एज अ वर्क प्लेस इवेल्युएशन एंड शेपिंग अ प्रोफेशनल आइडेंटिटी। इससे क्या है मेरा प्रोफेशनलिज्म टुवर्ड्स टीचिंग ये क्या है एनहेंस हो रहा है। कंक्लूजन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द मेड्स पर्सपेक्टिव अंडरस्कोर्स दैट सेल्फ एंड सोसाइटी आर म्यूचुअली कॉन्स्टिट्यूटिव एंड इंडिविजुअल आइडेंटिटी आर शेप्ड बाय एंड इन टर्न शेप क्या करता है, ब्रॉडन द सोशल एनवायरनमेंट हाईलाइटिंग द डायनेमिक नेचर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाता है कि वाई आर रैंडम सैम्पलिंग सेड टू हैव मोर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन रिसर्च। रैंडम सैम्पलिंग की मोर रिलायबिलिटी क्यों है एंड वैलिडिटी इन रिसर्च में, तो यहाँ हम बोलेंगे व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग इज अ cornerstone of the scientific research and value for its ability to enhance and reliability and validity of finding। रैंडम सैम्पलिंग हमें कोई मिली तो उससे क्या वैल्यू उसकी इंक्रीज हो गई है। तो हम यहाँ यही चीज़ बोला है कि वाई इज रैंडम सैम्पलिंग सेड टू हैव मोर रिलायबिलिटी, उस पर हम मोर रिलायबल क्यों होते हैं एंड उसकी जो फाउंडिंग होती है उस पर हमें वैलिडिटी इन रिसर्च में किस तरह से रोल प्ले करती है। तो हम बोलेंगे रिसर्च रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स। तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हम क्या बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग एंश्योर्स क्या करता है दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग में कोई भी मेंबर, हर किसी को इक्वल चांस मिलता है, तो एंड लीडिंग टू अ सैंपल्स दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द पॉपुलेशन। तो उसमें नेक्स्ट में हम लोग मिनिमाइज द सिलेक्शन बायस, और सिलेक्शन में जो बायसनेस होता है उसको पूरा मिनिमाइज कर देता है बाय अवॉइडिंग किस वे से, बाय अवॉइडिंग अ सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन को अवॉइड करते हुए रैंडम सैम्पलिंग पूरी तरह से क्या कर देता है, सैम्पलिंग रिड्यूसेस बायस एंड इंक्रीजेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ रिजल्ट, और क्रेडिबिलिटी ऑफ रिजल्ट इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमने बोला कि जनरलाइजेशनबिलिटी क्या करती है, एक तरह का हमें फाइंडिंग्स में फ्रॉम द रैंडम सैम्पलिंग में कैन बी कॉन्फिडेंटली जनरलाइज्ड, तो उसको हम कॉन्फिडेंटली जनरलाइज बाय अ वाइडर पॉपुलेशन एनहेंसिंग द एक्सटर्नल वैलिडिटी को एनहेंस कर देती है। नेक्स्ट हम बोलेंगे कंट्रोल्स को फाउंडिंग वेरिएबल, इस तरह से यहाँ पे को फाउंडिंग वेरिएबल को कंट्रोल कर पाते हैं। और रैंडम सिलेक्शन क्या करता है, हेल्प, जैसे हम बोलते हैं लॉटरी सिस्टम क्या है, रैंडम सिलेक्शन है जहाँ पे बायसनेस नहीं दिखती है। तो क्या हो गया, इसमें हमने एग्जांपल डाला कि वेन एवर लाइक डीडीए जब भी प्लॉट निकालती है, जब भी फ्लैट्स का अलॉटमेंट करती है, तो वो किसके थ्रू करती है, वो करती है आपकी लॉटरी सिस्टम के बेस पे। तो लॉटरी सिस्टम के बेस पे हमने डीडीए जिसको जानता है, जिसकी जान पहचान है, उसको प्लॉट नहीं अलॉट होते, बल्कि जिसका भी नाम पर्ची पे आता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो इससे हमें क्या है, हमें डीडीए को भरोसा हो गया, भाई क्रेडिबिलिटी सभी अप्लाई करते हैं फिर लॉटरी बेस सिस्टम में, और जिसका नाम पे प्लॉट आ जाता है उसको मिल जाता है। तो इससे क्या है, हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट बिल्ड हो। इसी तरह से रिसर्च में भी रैंडम सैम्पलिंग पे हमारा ट्रस्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर वन बेसिकली, जिसमें हमारी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पूरी की पूरी हम उतना कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। कंट्रोल को फाउंडिंग वेरिएबल्स, तो यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन हेल्प्स डिस्ट्रीब्यूट को फाउंडिंग वेरिएबल्स इवनली एंड इंप्रूविंग इंटरनल वैलिडिटी। स्टैटिस्टिकल प्रिसीजन क्या हो गया कि रैंडम सैम्पलिंग अलाउज फॉर द प्रिसाइज स्टैटिस्टिक एस्टिमेशन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। स्ट्रेंथनिंग क्या कर देता है, स्ट्रेंथन रिलायबिलिटी ऑफ द कंक्लूजन।
इंक्लूसिविटी क्या है? एंश्योर्स ऑल सब ग्रुप्स आर फेयरली रिप्रेजेंटेड, प्रमोटिंग फेयरनेस एंड रोबस्टनेस इन रिसर्च आउटकम्स। कंक्लूजन बोलेंगे हम इसमें, रैंडम सैम्पलिंग इज अ वाइटल फॉर प्रोड्यूसिंग रिलायबल एंड वैलिड रिसर्च। ये क्या है? बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग रिलायबल एंड वैलिड रिसर्च, एज इट मिनिमाइजेस, क्या मिनिमाइज कर रहे हैं? अब तक हम इतनी ज्ञान की बातें कर ली, क्या मिनिमाइज कर दिया इन्होंने? मिनिमाइज बायसनेस को मिनिमाइज कर देते हैं, एंश्योर क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड सपोर्ट जनरलाइजेबल। एंड में हमने वही सारे पॉइंट्स डाले, रिप्रेजेंटेशन, जनरलाइजेबल, साइंटिफिक साउंड, एंड दिस इज हाउ, एंड कंक्लूजन। सब कुछ हमें रिलायबल में पता लगेगा, ये इसको इस तरह से कंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसमें सब कुछ डाल दिया पॉइंट में, पॉइंटर्स में डाला। सबसे पहले बोला कि व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग का क्या रोल है इस करंट सोसाइटी में, किस तरह से रोल प्ले करता है, रिप्रेजेंटेटिव, सारे वे ऑफ सैम्पलिंग बता दिए, उसकी फीचर्स बता दिए। जब फीचर्स बता दिए डेफिनेटली ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या है? एनरिच हो गया। अब कंक्लूजन में करते हुए हमने बोला इंक्लूसिविटी का कॉन्सेप्ट भी डाल दिया। अब ये तुरंत विद इन 2 सेकंड्स में आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। जैसे हम क्वेश्चन कुछ भी देखें इस तरह के, सैम्पलिंग का क्या मतलब, रैंडम सैम्पलिंग किस तरह से बेनिफिट दे रहा है करंट सिनेरियो में, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, कोई डिफरेंट वे से क्वेश्चन आता है, बट द कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। व्हाट्स द कॉन्सेप्ट? रैंडम सैम्पलिंग। Next question is differentiate between Marxian and Weberian theories and social stratification। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम बोलेंगे, मार्क्स एंड वेबर डिफरेंशिएट करने को बोला है क्वेश्चन में, कुछ और नहीं बोला, ना एलुसिडेट करने को बोला, ना डिस्कस करने को बोला, कुछ भी नहीं बोला। क्वेश्चन बोला कि सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करो ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, मार्क्स की थ्योरी का और वेबर की थ्योरी का। अब हम देखेंगे इसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में देखेंगे, कुछ नहीं डाला हमने, सीधा डाला इंटू मार्क्स एंड वेबर ऑफर्ड इन्फ्लुएंशियल बट अ कंट्रास्टिंग थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन शेपिंग द स्टडी ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी की स्टडी को शेप करते हुए अब हमने बॉडी में क्या डाला, पूरा का पूरा चार्ट बना दिया। जैसे हम 6, 7, 8, 9, 10 में हम जो करते थे कि डिफरेंशिएशन करके एक पॉइंट डेफिनेशन, नेक्स्ट पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, नेक्स्ट पॉइंट ये, सेम वे में यहाँ डालेंगे। बेसिस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, इकोनॉमिक क्लास, ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे, क्लास, स्टेटस एंड पावर। स्ट्रक्चर में बाइनरी, बुर्जॉइस वर्सेस प्रोलेटेरिएट्स एंड मल्टी डायमेंशनल, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। चेंज में हम डालेंगे प्रिडिक्ट्स क्लास रिवॉल्यूशन एंड क्लासेस सोसाइटी। यहाँ क्या कर रहे हैं? रिकॉग्नाइज ऑनगोइंग स्ट्रगल, नॉट अ सिंगल रिवॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट्स क्या कर दिए? इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक स्टेटस एंड पावर। एग्जाम्पल डाला फैक्ट्री ओनर्स वर्सेस वर्कर्स, डॉक्टर हाई स्टेटस, पॉलिटिशियन पावर, दे आर रिच। कंक्लूजन में डाला कि मैक्स वाइल मार्क्स emphasized on what? Economic class and revolution, and Weber provided a more न्यूज्ड मल्टी डायमेंशन, बल्कि इन्होंने वेबर ने क्या किया, उसको और ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पूरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन दिया, रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ स्टेटस एंड स्टेटस का क्या रोल है, पावर का क्या रोल है अलॉन्ग द क्लासेस। सो दिस इज व्हाट वी हैव एक्सप्लेन्ड फुल्ली। सो इससे ज़्यादा इसमें लिखेंगे क्या 10 मार्क में? हमने क्या है 1, 2, 3, 4, 5 तो पॉइंटर डाल दिया इसमें, इंट्रो भी डाल दिया, कंक्लूजन भी डाल दिया, इसके सिवा क्या लिखे? इतना काफ़ी है 10 मार्क में, इतने वर्ड। और अभी भी लग रहा है कि कुछ कम लग रहा है, तो मैं खुद को लग रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ, ये एग्जाम्पल्स डाल दो। और दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड टिल नाउ? वेट अ सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5. So we have done 5 questions now. So next 5 questions we'll see in the next lecture. Till then, bye bye, stay positive and attract positivity. Bye.